गोविंदपुर नामक गांव में कमला नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम ममता और छोटी बहू का नाम कविता था। कमला और ममता हमेशा कविता को तंग किया करती थीं क्योंकि उनके छोटे बेटे ने कविता से शादी अपनी पसंद से की थी और कविता एक साधारण से परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया है। ममता, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थीं। उनको को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूं? ममता बाहर काम कर रही कविता के पास गई और कहा, कविता सुनो, माँ जी के कमरे से झूठे बर्तन ले आओ। कविता, ठीक है दीदी, अभी ये लाई। जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था, तब तक ममता माँ जी को लेकर वहां पहुंच गई। ममता, हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही से बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने कविता? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम। कितना नुकसान कर दिया कमला, ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। कविता, माँ जी, ये मैंने नहीं किया है। दीदी ने मुझे बर्तन देने भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। ममता, तू क्या कहना चाहती कि मैंने तोड़ा है? कविता, नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। यहाँ ममता रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। मेरी किस्मत। देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है। कविता, नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ममता, चुप रहो तुम, एक तो नुकसान करती हो ऊपर से झूठ भी बोलती हो। कमला, जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम ना खत्म हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहां से लकड़ियां काट कर ले आना। ममता, जंगल चली जाइयो समय से। समझ गई। कविता, लेकिन दीदी, इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कैसे करूंगी? ममता, मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया। समझ गई। कविता, माँ जी। कमला, ममता ने क्या कहा, समझ नहीं आया? कविता, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी उदास मन से वहां से चली जाती है। कमला, भगवान करे जंगल से वापस ही ना आए। मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी ले लूंगी। ये सब कविता ने सुन लिया। ममता, माँ जी, मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना। आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। कमला, ठीक है, जाओ अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। ममता, जी माँ जी, अभी लेकर आई। ममता वहां से चली गई। कमला, अब बस इस कविता को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। कविता काम करते करते रोने लगी। कविता, मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दें? हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो। मैं ये सब बहुत ज्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद कविता अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गई। जंगल में लकड़ी काटने लगती है, लकड़ी का एक गट्ठा बनाया और छांव में बैठ गई। तब उसके थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर गया। अरे, मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं आके खाना ही भूल गई। क्या करूं अपना? अब बस जल्दी घर चली जाती हूँ, इसे खाऊं या नहीं? ऐसा करती हूँ, खा ही लेती हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। कविता बैठकर खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती। कविता, तुझे भूख लगी है? आजा तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। कविता अलगता है, इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में भी कुछ गया। इसके बाद वह थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। कविता, माँ जी, आप इस जंगल में? बूढ़ी औरत,
मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी। ये रास्ता जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। कविता को उस पर दया आ गई। कविता, अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से कविता की तरफ देखने लगी। बूढ़ी औरत, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे। बहुत बुरा हाल है। खुश रहे तू बेटी। कविता रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बूढ़ी औरत, बेटी, एक बात ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर और धूप बत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। कविता, धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी गोविंदपुर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम। उनका नाम कमला देवी है, तो आपको बता देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने जरूर आना। बूढ़ी औरत, जरूर, कभी मौका मिले तो जरूर आऊंगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। बेटा, ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चले जाओ। बूढ़ी औरत, और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना। पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। कविताजी अम्मा। कविता घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लग गया। एक कमरे से बहुत तेज आवाजें आने लगीं। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। अम्मता, माँ जी, ये क्या था? ये कैसी आवाज थी? कमला, रुक, मैं देखती हूँ। कविता, जा तू देख, क्या है वहाँ? कविता, माँ जी, मुझे डर लग रहा है। कमला, जाती है या नहीं? इसके बाद कविता कमरे में देखने चले गई। वहाँ कोई नहीं था। कविता, माँ जी, यहाँ कुछ भी नहीं है। कमला, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज भला किसकी हो सकती है? ममता, मुझे लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना, वहाँ जालियां लगा लो। कमला, चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगले दिन कमला, कविता सुन, वो कपड़े रखे हैं, धो देना सारे, और घर की सारी चादरें भी धोनी है, और हाँ, पर्दे भी। समझ गई? कविता, जी माँ जी। तब तक वहाँ उनकी पड़ोसी कोमल आ गई। कोमल, प्रणाम अम्मा। कैसी हो आप? कमला, आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। कोमल, मैं ठीक हूँ माँ जी। आपसे वो शहद लेने के लिए आई हूँ। कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना? कमला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। क्या करूँ बेटी, उम्र हो गई है। रुक लाती हूँ। जैसे ही अंदर गई, कोमल तुरंत कविता के पास जाकर बोली, कविता तू दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से? जीना मुश्किल किया हुआ है तेरा इसने। कहती हूँ, तू अपने मायके वालों को बता देना। कविता, नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं, उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती। मुझे परेशान देख वो और दुखी हो जाएंगे। कोमल, तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है। तू अपना ध्यान रख। कविता, तुम मेरी चिंता मत करो, वो जैसी भी है मेरी सास है। गुस्सा करती है पर दिल की अच्छी है। कोमल, तू बहुत भोली है रे। मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए। तू परेशान मत होना। हाँ कविता, ये सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक माँ जी आ गई। कमला, ले कोमल अपना शहद। कोमल, धन्यवाद अम्मा। अच्छा, मैं चलती हूँ। उसने कविता की तरफ देखा और चली गई। कविता ने अपना सारा काम किया। पहले कपड़े, घर की सफाई, आंगन की सफाई। रात के समय कमला, अरे ओ कविता, खाना बनाया नहीं? कविता, बन गया माँ जी। आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। कमला, रख जल्दी,
भूख लगी है मुझे बहुत, कविता भी रखती हूँ माँ जी। कमला, खाना खाते ही छी छी थू, कैसा खाना बनाती है तू, ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। कविता, माँ जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सास और ममता ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियां और सब्जी छुपा दी। कमला, और ला रोटी। कविता, माँ जी रोटियां तो खत्म हो गई है। कमला, इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, जीना दूभर हो गया है, जा बर्तन ले जा। कमला ने ममता को वो खाना दिया। ममता ने तुरंत वो खाना गाय को खिला दिया और वापस वहां बैठ गई। ममता, चलिए माँ जी, कल शादी में भी जाना है, सो जाते हैं। सबने खाना खाया, किसी ने कविता को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर कविता ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक आवाज आने लगी, सब बाहर आ गए। ममता, माँ जी फिर से यही आवाज। कमला, ये आवाज तो कल से भी ज्यादा है। ममता, माँ जी इस कविता को वहाँ भेज देते हैं, आप कमरा बंद कर देना। कमला, अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। कविता, जाके देख कौन है वहाँ। कविता, नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। कमला, जाती है या मारूं? कविता जैसे ही कमरे में गई, ममता ने दरवाजा बंद कर दिया। कविता, माँ जी दरवाजा खोलिए, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है माँ जी? मुझे डर लग रहा है। कमला, ये सब मेरे बेटे की जिंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था, अब भुगत। दोनों हंसने लगीं। कविता, माँ जी यहाँ सांप है। सांप, सांप। कविता जाकर कोने में छिप गई। कविता को अचानक अम्मा की बात याद। कविता ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। कविता, हे पितरी, मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बच पाऊं। अचानक वहां पे धूप बत्ती आ गई। कविता को बुढ़िया माँ की बात याद आ गई। कविता तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से धूप बत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लगी। कविता, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। ममता, माँ जी चलिए, लगता है वो मर गई, जानवरों से अभी तक तो खा भी चुका होगा, कल इस कमरे को खोलेंगे। कमला, ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन ममता ने कमरा खोला। कविता एक जगह पे ही लेटी हुई थी। ममता चिल्लाई, कमला क्या हुआ, कहीं भूत देख लिया क्या? कमला जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। कमला, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। ममता, ममता, माँ जी एक साथ दो मुसीबत टल गईं। पहली वो मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी देखिए ना, इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियां मजे से अपना जीवन बिता सकेंगी। ममता जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है, ममता कितना सुंदर है ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कहा ना मैंने? तब तक अचानक ममता को जोर से करंट लगने लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से ही कविता उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। बूढ़ी औरत, ये सब केवल कविता का है, इस खजाने में किसी ने भी बुरी नजर डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं। मैंने ममता ने वो हार फेंक दिया। कविता, अम्मा, माँ जी और ममता दीदी को छोड़ दो आप। बूढ़ी औरत, नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे, मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। कविता, अम्मा आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया छोड़ दो इन्हें। बूढ़ी औरत, ठीक है। दोनों बच जाती हैं। कविता, माँ जी आप ठीक तो हो ना? दीदी आप ठीक तो हो ना? कविता, अम्मा मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। बूढ़ी औरत, ये सब तेरा है। कविता, अम्मा ये सब मेरा कैसे हुआ? मुझे आप ये सब क्यों दे रही हो? बूढ़ी औरत, ये तेरा ही था हमेशा से। एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई।
इसके बाद ये खजाना सर्प में बदल गया और तब से वो तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वो असल में सर्प था, जो भेष बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, ये जानने के लिए कि तुम वही सही उत्तराधिकारी हो कि नहीं। बेटी, तू बहुत भोली है, सब याद रखना, ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना, इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्पदेव करते हैं, इसलिए कमला तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना। ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। कमला माँ जी, ये सब आपका है। इसका जो कुछ भी करना है वो आपकी मर्जी से ही होगा। कमला, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया। तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है, क्यों कविता? माँ जी, मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ममता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नजरों में अपनी इज्जत और भी बढ़ा दी है। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बनके रहूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कमला, कविता, इसकी हकदार सिर्फ तू है। ये जिम्मेदारी तुझे ही संभालने होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है तू, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर वही कर जो सही है। कविता, जी माँ जी, मैं आपकी बात का मान रखूंगी। इसके बाद कविता का परिवार बहुत अमीर हो गया। कविता दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी।